क्या आपने कभी सोचा है कि खेतों में हरी भरी फसलें कैसे उगती हैं? क्या है वो जादू जो फसल को तेजी से बढ़ने और फल फूल देने में मदद करता है? जी हाँ, वो जादू है फर्टिलाइजर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फर्टिलाइजर आखिर फैक्ट्री में कैसे बनता है? बिल्कुल, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो क्या प्रोसेस है जिसके जरिए यूरिया फर्टिलाइजर जैसे पौधों के लिए वरदान साबित होने वाले पदार्थ तैयार होते हैं। और ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है दोस्तों, इसमें केमिकल एलिमेंट्स का ऐसा खेल चलता है ना जैसे कोई बड़ा सा साइंस का एक्सपेरिमेंट हो। यूरिया फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है जो कि पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब नाइट्रोजन पहले से ही एनवायरनमेंट में मौजूद है तो इसे खास कैसे और क्यों बनाया जाता है? जवाब है, फैक्ट्री में नाइट्रोजन को कुछ खास केमिकल प्रोसेसेस से गुजारा जाता है और फिर इसको फर्टिलाइजर्स के रूप में पौधों के लिए सुपर फूड बना दिया जाता है। तो आज इस मजेदार और दिलचस्प वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि यूरिया फर्टिलाइजर्स का निर्माण कैसे होता है और वो कैसे हमारी फसलों के लिए लाइफलाइन बनता है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आपको हैरानी कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूरिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि फसलों और पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन गैस को लिक्विड या सॉलिड रूप में बदलना पड़ता है और इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया में कई जटिल स्टेप्स होते हैं जो कि विशेष फैक्ट्रियों में पूरी होती है, जिसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का निर्माण किया जाता है ताकि इस प्रोसेस को आसानी से यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। यूरिया बनाने की यह प्रक्रिया 3 मुख्य स्टेप्स में पूरी होती है। पहला, नाइट्रोजन गैस को इकट्ठा करना, दूसरा अमोनिया गैस तैयार करना और तीसरा अमोनियम कार्बोनेट बनाना। पहले स्टेप में सबसे पहले नाइट्रोजन गैस को एनवायरनमेंट में इकट्ठा किया जाता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, जैसा कि हम बचपन में ही पढ़ते ही आ रहे थे। नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस को मिलाकर अमोनिया गैस तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को हाबर प्रोसेस कहा जाता है जिसमें कि हाई टेम्परेचर और दबाव की जरूरत होती है। अगले स्टेप में इस अमोनिया गैस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर रिएक्शन करवाया जाता है जिससे कि अमोनियम कार्बोनेट तैयार होता है। इस रिएक्शन के दौरान बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि बर्बाद नहीं किया जाता। इस एनर्जी का यूज आगे के प्रोसेस में किया जाता है जिससे कि पूरा प्रोसेस और भी सही होता है। हर स्टेप में स्पेशल टेक्निक और मशीनरी का यूज किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि यूरिया हाई क्वालिटी वाला है और इसका प्रोडक्शन सही तरीके से ही हो रहा है। इस प्रकार से यूरिया का निर्माण एग्रो इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान देता है और यह हमारे देश की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में अहम रोल निभाता है। कुछ इस तरह से पहले स्टेप का प्रोसेस पूरा होता है और अगले स्टेप के लिए मटेरियल तैयार किया जाता है। आपको हम बता दें, भारत में आजकल लगभग 80% यूरिया का प्रोडक्शन देश में ही हो रहा है, जबकि 20% यूरिया अभी भी दूसरे देशों से इंपोर्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेज की, जिसमें कि लिक्विड अमोनियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है ताकि इसमें से पानी अलग किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त हो सके। आपने अक्सर देखा होगा कि यूरिया छोटे छोटे दानों के रूप में होती है, तो सवाल अब ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में इतने छोटे छोटे दाने कैसे बनते हैं? इसके लिए खास प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें कि इन दानों को एक बड़े से कूलिंग टार से होकर गुजारा जाता है जहां पर से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। ये कूलिंग टार असल में बड़ी चिमनियों के रूप में होते हैं जिनका मेन काम गर्म गैसों को ठंडा करना होता है। इसके बाद ये गैस एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। इस प्रोसेस को लागू करना जरूरी होता है क्योंकि सरकार की तरफ से ये सख्त नियम है कि गर्म गैसों को सीधा एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ा जा सकता है। इन्हें ठंडा करने के लिए ये बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे चिमनियां बनाए जाते हैं ताकि गैसें ऊपर जाने के दौरान ठंडी हो जाएं। लेकिन यूरिया प्रोडक्शन में इन कूलिंग टावर्स का काम कुछ अलग ही होता है। इसमें अमोनियम कार्बोनेट को ऊपर से स्प्रे किया जाता है और नीचे से ठंडी हवाएं छोड़ी जाती हैं। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो अमोनियम कार्बोनेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और टार के नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। इन टुकड़ों को एक प्लेट की मदद से इकट्ठा किया जाता है और फिर इनको एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से पास किया जाता है ताकि ये अगला प्रोसेस पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया के जरिए ये यूरिया को छोटे छोटे दानों में बदल देता है जो कि बाद में यूज करने के लिए तैयार होता है। अब हम बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया की, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो चुका है। दरअसल इसकी कोटिंग इसलिए करी जाती है ताकि यूरिया का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। बिना नीम कोटिंग के कई इंडस्ट्रीज इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं और उस पर मिलने वाली सब्सिडी का मिसयूज करती हैं। जब भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी तो किसानों के उत्पादन को बढ़ाने और उन्हें यूरिया के दामों में रियायत देने के लिए सरकार ने यूरिया पर सब्सिडी दी थी। इसके तहत किसानों को 250 से 260 रुपए में यूरिया की एक बोरी मिल जाती थी। लेकिन समय के साथ कुछ इंडस्ट्रीज ने इन यूरिया पैकेट्स को किसानों के नाम पर खरीद लिया और सब्सिडी का फायदा भी उठा लिया। फिर उन्होंने इसे इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जिससे कि सरकार पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ने लगा और फिर इस समस्या को हल करने के लिए यूरिया पर नीम का स्प्रे किया गया।
अब इस स्प्रे से ये यूरिया इंडस्ट्रीज के लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि नीम के प्रभाव से ये उनके काम नहीं आती। इसके अलावा नीम का स्प्रे होने से एक और बड़ा फायदा हुआ, जब नीम जमीन में जाता है ना, तो ये पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों और तत्वों को भी जड़ से समाप्त करता है। अगर हम केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की बात करें तो साल 2015 से 16 में भारत में यूरिया का कंजम्पशन 95 मिलियन टन से थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन 2018 से 19 में यह बढ़कर 31.5 मिलियन टन के करीब पहुंच गया, जो कि इस बढ़ते हुए यूज और नीम कोटेड यूरिया की अहमियत को दिखाता है। अब तक आपने यूरिया बनाने की प्रक्रिया जान ली, तो अब चलिए जानते हैं कि खेतों में इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर किसान यूरिया के खेतों में ऊपर से छिड़काव देते हैं और फिर तुरंत पानी दे देते हैं, लेकिन यह तरीका यूरिया के प्रभाव को खत्म कर देता है और इससे पूरा खर्च बेकार चला जाता है। जब यूरिया पानी से मिलता है ना, तब यह अमोनिया गैस में बदल जाता है, जो कि फिर से हमारे एनवायरमेंट में मिल जाती है और कोई फायदा नहीं होता। इसके यूज का सही तरीका यह है कि यूरिया को सीधा जमीन में छिड़कने के बजाय सबसे पहले एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में यूरिया डाला जाए। इस गड्ढे की दूरी पौधे या बीज से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि यूरिया को सीधे बीज के पास नहीं डालना है, बल्कि इसे गड्ढे में डालने के बाद उस पर हल्की मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इस पर पानी डाला जाता है। इससे ये फायदा होता है कि गैस मिट्टी के अंदर ही बंद रहती है और पौधे इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जब आप यूरिया का छिड़काव करें ना, तो इस बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है कि यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा ना हो। ज्यादा यूरिया डालने से पौधों की वृद्धि रुक सकती है और छोटे पौधे जल भी सकते हैं। इसलिए यूरिया की सही मात्रा का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है, ताकि फसल को फायदा हो और लागत भी बेकार में ना जाए। हम आपको बता देते हैं कि साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तब देश में गरीबी और भुखमरी की समस्याएं विकट हो चुकी थी, जो कि देश की कमर तोड़ रही थी। ऐसे में सरकार लगातार प्रयासरत थी कि कैसे देश से इन समस्याओं को दूर किया जाए। पूरी दुनिया में कृषि के क्षेत्र में रिसर्च हो रही थी और इसी दौरान प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की एक हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया। भारत में कृषि शांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन से मानी जाती है। साल 1960 के आसपास जब हालात और बिगड़े, तब भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड गेहूं के बीज मंगवाए। हालांकि देश में पहले से ही भुखमरी थी और ऐसे में नए बीजों का प्रयोग करना जोखिम भरा था, इसलिए इसे सबसे पहले 7 राज्यों के 7 जिलों में एक प्रयोग के तौर पर लागू किया गया। जब ये योजना सफल हो गई, तब जाकर भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत करी। साल 1968 तक आते आते भारत में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन तक पहुंच गया, जो कि उस समय का सबसे अधिक उत्पादन था। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा देश कृषि और अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। हम उम्मीद करते हैं कि यूरिया बनाने के पूरे प्रोसेस से लेकर भारत के अनाज में आत्मनिर्भर बनने की कहानी पर आधारित हमारी यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम हमेशा ऐसे ही जानकारीपूर्ण और दिलचस्प कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो साइड में बने बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। ऐसा करने से आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएगी। इस तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे नए वीडियोस से अपडेटेड रहेंगे।